everyone and welcome to the digital learning platform of Winsome International School. I am Amrita and I'll be teaching class 10th economics chapter 1 development. तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास एंड ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि. समथिंग विच इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज ग्रोथ. एंड जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, पर्सनैलिटी, कंट्री, इंडियन रेलवेज, इसको हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट, जिसको हम काउंट इन नंबर्स नहीं कर सकते. बट जैसे हाइट, वेट, साइज, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज ग्रोथ. तो अभी तक आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. डेवलपमेंट होता क्या है, एंड फॉर यू डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स, फॉर मी इट्स समथिंग एल्स. जरूरी नहीं है कि मेरे लिए ना आपके लिए डेवलपमेंट सेम होगा. लास्ट क्लास मैंने ये भी बोला था कि अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से पूछने की आपका नोशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है. आई होप आप सबने पूछा है एंड द आंसर इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. सबका सिचुएशन भी डिफरेंट है. तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड द न्यू टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज. लास्ट क्लास हमने देखा है कि व्हेन वी सेलेक्ट सम, व्हेन वी ऑप्ट फॉर डिसीजन, तो हम सिर्फ एक नहीं देखते, मतलब सिर्फ इनकम नहीं देखते, हम मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जॉब के लिए, जॉब के टाइम जब हम जाते हैं तो वी डोंट सी ओनली द इनकम बट वी सी जॉब सिक्योरिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, लीव्स. ऐसा ये हमने देखा था कि एक क्राइटेरिया नहीं देखते, मिक्स ऑफ क्राइटेरियाज देखते हैं. एंड हमने ये भी पढ़ा था कि नेशनल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो हम हमेशा मेजॉरिटी का देखते हैं, बेनिफिट ऑफ मेजॉरिटी, जिससे सबका भला हो, सबका अच्छा हो, मेजॉरिटी का अच्छा हो, उस डिसीजन को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, उसको हम लोग जज करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज द बेनिफिट्स ऑफ मेजॉरिटी. अब बात आती है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. अब आप लोग को भी पता है कि डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स हैव देयर डिफरेंट स्पेशलिटी. जरूरी नहीं है कि इस कंट्री में जो अच्छा है दूसरे कंट्री में भी सेम हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जापान की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट जापान, सबको पता है कि जापान इज गुड इन टेक्नोलॉजी. जब टेक्नोलॉजी का बात होता है वी ऑलवेज नो दैट जापान इज बेस्ट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे चीज में जापान इज गुड. टेक्नोलॉजी वाइज जापान इज गुड. व्हेन वी टॉक अबाउट यूके की बात करते हैं तो यूके में क्या है, एजुकेशन वाइज यूके इज वेरी गुड. यूके हैज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. सो एजुकेशन वाइज यूके इज बेस्ट एंड टेक्नोलॉजी वाइज जापान इज बेस्ट. यूएसए किस में अच्छा है? यूएसए मिलिट्री डिफेंस में अच्छा है. मिलिट्री, उनका मिलिट्री फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. इट्स गुड इन टेक्नोलॉजी, इट्स गुड इन जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो डिफरेंट कंट्री हैज डिफरेंट स्पेशलिटी. अगर हम इंडिया की स्टेट का भी बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हिली एरियाज, जो हिल एरियाज है, हिली एरियाज आर गुड इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. जब गर्मी होती है तो हम घूमने कहाँ जाते हैं? हिली एरियाज. तो दो स्टेट्स आर गुड इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत अच्छा होता है. बट वहाँ पे लोग ज्यादा, जो जिस पीपल को एस्थमा की प्रॉब्लम है ना, जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, दे फेस डिफिकल्टी इन स्टेइंग देयर, बिकॉज वहाँ का एल्टीट्यूड हाई है. एल्टीट्यूड हाई में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है. तो किसी लोगों के लिए दोज प्लेसेस आर नॉट सुटेबल. Similarly, if we come to Rajasthan is a state where it's too hot, but monument wise, fort wise वो बहुत अच्छा है, historic culture wise बहुत अच्छा है. अगर आपको monuments देखना है, forts देखना है, तो you can always prefer Rajasthan. But it's very hot. वहाँ पे क्या है? बहुत गर्मी है, weather condition थोड़ा hot है. So किसी स्टेट में कुछ अच्छा है, किसी स्टेट में कुछ गंदा है, खराबी है. किसी कंट्री में कुछ बहुत अच्छा है, कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं है, पुअर है. So when we will compare a country or a state, few states are good, few countries are good. When we talk, if we will discriminate a country, when we classify a country on the basis of technology, suppose technology के basis में अगर हम classify कर रहे हैं country, तो हम किसको top most पे रखेंगे? जापान को, because Japan is good in technology. But if we are classifying the country on the basis of job opportunities, education opportunities, so we will put UK at the top. ठीक है, UK को top में रखेंगे in place in terms of job or in terms of studies. ठीक है, तो both the things are different.
जो क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से हम उसको प्लेस करेंगे। टेक्नोलॉजी का बात होगा, अगर हम जापान को ऊपर रख रहे, दैट डजंट मीन्स कि यूके खराब है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूके खराब है। अगर स्टडीज के वाइज में, अगर जॉब के वाइज अगर हम यूके को टॉप में रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जापान खराब है। किसी किसी चीज में जापान अच्छा है, किसी किसी चीज में यूके अच्छा है। सो एवरी कंट्री, एवरी स्टेट्स हैव डिफरेंट स्पेशलिटीज. So we have taken the two example of two countries and a state, and we have seen that both the countries or both the states are different. ठीक है, किसी में कुछ अच्छा, किसी में कुछ. We take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. Now ये तो country की बात हो गई. अगर हम लोगों का बात करेंगे, for example in your class you have so many students, you have so many children. सब सेम है? नहीं. Some people, some students are good in academics, some students are good in music, some are good in art and craft, some are good in dancing, singing. तो हर कोई स्टूडेंट अपने में स्पेशलिटी है, अपना अपना अलग स्पेशलिटी है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट इन योर क्लास इज अ टॉपर. वो टॉप करता है, वो शी और ही ब्रिंग्स 100% मार्क्स और 99% मार्क्स, टॉपर है क्लास का. नाउ देयर इज अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन इन स्टेट. म्यूजिक कॉम्पिटिशन है, आप क्या उस बच्चे को लोगे एज अ म्यूजिक? उसको तो म्यूजिक का एम भी नहीं आता है. ही इज गुड इन स्टडीज, उसको पढ़ाई, उसकी पढ़ाई में वो रैंक करता है, बट आप उसको म्यूजिक कॉम्पिटिशन में नहीं ले सकते. बट डज दैट मीन कि वो स्टूडेंट खराब है? नो. नाउ सपोज अगर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहा है स्टेट लेवल या कंट्री में लेवल में अगर हो रहा है आपका, तो आप जो बच्चा म्यूजिक में अच्छा है उसको आप नहीं ले सकते हो, है ना. नेशनल लेवल में अगर हो रहा है कोई कंपटीशन, तो आप वो बच्चे को नहीं ले सकते हो जो म्यूजिक में अच्छा है, बिकॉज दैट इज डिफरेंट. दैट इज स्पोर्ट्स, दिस इज म्यूजिक. दोनों अलग अलग है ना. तो जो बच्चा का जो क्राइटेरिया अच्छा है उसके बेसिस पे हम उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे. तो बट दैट डजंट मीन कि अगर वो अच्छा है तो दूसरा खराब है ना. बिकॉज एवरीवन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई एकेडमिक्स में अच्छा है. सो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे दो क्राइटेरिया रख दिया है कि जिस बच्चे का हेल्थ वाइज जो अच्छा होगा एंड जो बच्चा पढ़ाई वाइज जो अच्छा होगा उसको हम मानेंगे कि बेस्ट. ठीक है, एकेडमिक्स एंड एज वेल एज हेल्थ. तो हम जब एक कंट्री को डेवलप कंट्री मानते हैं तो हम वैसे ही एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेना पड़ेगा. यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे तो जापान इज डेवलप. यहाँ पे अगर हम स्टडीज वाइज देखेंगे तो यूके इज डेवलप्ड. तो सिमिलरली एक क्राइटेरिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच वी क्लासिफाई द कंट्री एज अ डेवलप्ड और नॉट. ठीक है, कोई एक क्राइटेरिया, क्योंकि हर कंट्री का, एवरी कंट्री हैज इट्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी. तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इज हाइट, हेल्थ, टैलेंट. अगर हाइट वाइज अगर हम कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो जिसका हाइट ज्यादा होगा उसको हम लेंगे, उसको हम मानेंगे कि यार दिस स्टूडेंट इज सिलेक्टेड. ऑन द बेसिस ऑफ अगर हेल्थ देखेंगे कि द वन हु इज मोर हेल्दी, उसको हम कंसिडर करेंगे. टैलेंट वाइज आई टोल्ड इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी डांस, इट कैन बी सिंगिंग, it can be dance, it can also be sports. different talents, जिसका जो talent है उसके basis पे हम consider करेंगे. So we take on the basis of these characteristics. Similarly, for comparing countries, जब student को compare करेंगे तो what will be the criteria, what will be the heads? Height, health, talent. Example, there are many talent, there are many height, बहुत सारे criteria है, उसके basis पे हम उसको classify करेंगे. Similarly, अगर हम countries को compare करेंगे, different countries को compare करेंगे, तो what will be the criteria? यहाँ पे से मैंने example दिया था technology and job या फिर studies. But यहाँ पे जब हम compare करेंगे, when we will say a country is developed or not, what will be the main criteria? इनकम. हम क्या देखेंगे कि जिस कंट्री का इनकम ज्यादा होगा, दैट कंट्री विल बी
डेवलप्ड कंट्री। हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें कितने लोग हैं, हम ये भी नहीं देखेंगे कि टेक्नोलॉजी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा है, नहीं। हम क्या देखेंगे? ओनली इनकम। जिस भी कंट्री का इनकम ज्यादा होगा दैट कंट्री विल बी नोन एज अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, सो इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है मींस जिसके बेसिस पे वी आर क्लासिफाइंग इट, दैट एट्रीब्यूट इज इनकम। ठीक है, तो इनकम को हम लोग क्या मानेंगे कि जिस भी कंट्री का इनकम विल बी मोर दैट कंट्री विल बी मोर डेवलप्ड। नाउ ये जो क्राइटेरिया है दिस इज नॉट परफेक्ट, इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स है। दिस इज नॉट द करेक्ट जस्टिफिकेशन की इनकम के बेसिस पे हम कंसिडर करेंगे। इट हैज सम लिमिटेशंस, इट हैज सम लिमिटेशंस। सो वी कैन नॉट से दैट जिस कंट्री का इनकम ज्यादा होगा उस कंट्री को हम डेवलप मानेंगे। व्हाई? व्हाट आर द लिमिटेशंस? आई विल टेल यू राइट नाउ। बट before that just see income of the country is the income of all the residents of the country. Now एक कंट्री का इनकम एक कंट्री तो जॉब करती नहीं है। जॉब कौन करता है? रोजगार कौन करता है? कमाता कौन है? द पीपल लिविंग इन द कंट्री, है ना। सो इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स, मतलब जो लोग वहां पे रहते हैं उनके टोटल इनकम, total number of people living in that country, total income of the people is equal to the income of a country. एक कंट्री का इनकम अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सारे लोगों के इनकम को हम प्लस 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 करके we will find out the total income of the particular country. ठीक है, now coming to this limitations. इस यहाँ लिमिटेशन क्या है? टोटल इनकम जब हम निकालेंगे, टोटल इनकम अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट, तो सपोज देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी। ठीक है, टू कंट्रीज ए एंड बी। कंट्री ए में कितने लोग हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 पीपल। ठीक है, 5 लोग रहते हैं। एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं? 5। एंड कंट्री बी में कितने लोग रहते हैं? 2। इसमें 5 लोग, इसमें 2 लोग। नाउ फॉर एग्जाम्पल ए कितना, ए कंट्री में सब कितना रोजगार करते हैं? 100 रुपीज। ठीक है, 5 लोगों का इनकम इज 100, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा? 500। कंट्री ए में 5 लोग हैं एंड ईच एंड एवरी वन इज अर्निंग ₹100 ईच, सो टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री ए इज 500. Similarly, this is country B. Country B में there are 2 people. Number 1, he earns ₹120, he earns ₹120. So what will be the total income here? Here the total income will be 240, है ना? So now you will say that ma'am there are 2 countries A and B. A का total income है ₹500 and B का total income है 240. तो definitely country A is more developed. आप यही बोलोगे country A is more developed because the total income of country A is higher than that of B. ये ज़्यादा है. But is it justified that A is a developed country? No, it is not a developed country. Why? क्योंकि यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 लोग मिलके 500 रुपए कमा रहे, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग मिलके 240 कमा रहे. So which one is more developed? Country B. Because यहाँ पे एक जना 120 रुपीज अर्न कर रहा है, यहाँ पे एक जना सिर्फ 100 रुपीज अर्न कर रहा है. So actually the डेवलप्ड कंट्री किसको बोलेंगे? बी को हम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे. व्हाई? बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द टोटल इनकम द पर कैपिटा इनकम इज मोर. तो हम पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट उसके पहले आप ये जान लो कि 2 लोग मिलके 240 रुपए कमा रहे, 5 लोग मिलके 540 रुपए कमा रहे. तो ये साफ दिख रहा है कि
बी इज मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट, यहाँ के लोग ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एक बंदा यहाँ पे 120 रुपया कमा रहा है, सो ऑब्वियसली दिस इज मोर डेवलप्ड, दिस इज more developed country because this country has number per capita income इसका ज्यादा है। तो on the basis of total income we cannot judge, क्योंकि total income के बेसिस पे तो हमारा ये गलत हो गया। total income के बेसिस में तो ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा डेवलप्ड ये आ रहा है, बट एक्चुअली ज्यादा डेवलप्ड क्या है? ये। सो टोटल इनकम के बेसिस पे वी कैन नॉट क्लासिफाई, टोटल इनकम के बेसिस में वी कैन नेवर क्लासिफाई अ कंट्री। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ टोटल इनकम। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि टोटल इनकम इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्यूरेट, व्हाई? अगर द क्वेश्चन इज व्हाई, यू हैव टू एक्सप्लेन इट विथ अ एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल देके आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस इज नॉट द करेक्ट क्राइटेरिया। तो अब क्वेश्चन आएगा क्राइटेरिया क्या है। हमने एक वर्ड यहाँ पे सीखा, पर कैपिटा इनकम, है ना? अब व्हाट डज दैट मीन्स? पर कैपिटा इनकम होता क्या है? इनकम तो सुना था, बट व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? नाउ ये तो समझ में आ गया कि इनकम के बेसिस पे वी कैन नॉट क्लासिफाई। तो किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे? किसके बेसिस पे? पर कैपिटा इनकम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर कैपिटा? पर कैपिटा का मतलब होता है पर यूनिट, ठीक है? पर यूनिट मतलब अगर एक कंट्री में इतने लोग हैं, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो उस पॉपुलेशन के अंदर जो एक इंसान जितना कमाएगा दैट विल बी पर कैपिटा और पर यूनिट, ठीक है? तो हम पूरे कंट्री का जब हम टोटल इनकम ले रहे हैं, हमें दिख गया कि दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट ब्रिंगिंग अ एक्यूरेट रिजल्ट। तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? कौन से बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं? पर कैपिटा। अब पर कैपिटा क्या होता है? इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जितने भी लोग वहां पे रहते हैं सबका इनकम विल बी टोटल इनकम। ये तो समझ में आ गया। एवरेज इनकम क्या हो गया? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। मतलब हमने जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ा था, टोटल इनकम क्या होगा? 500। टोटल इनकम इज 500। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज का मतलब हमेशा होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हेड। जितना भी टोटल आया उसको अगर हम नंबर ऑफ हेड से डिवाइड करेंगे दैट इज एवरेज। तो एवरेज क्या आ जाएगा यहाँ पे? एवरेज इनकम विल बी टोटल, मतलब टोटल मीन्स 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल कितना है? 1 2 3 4 5, तो ₹100। ₹100 इज द एवरेज इनकम। यही तो है, यही तो है। एवरेज इनकम इज टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारा कितना था? 500। टोटल पॉपुलेशन, वहां पे कंट्री ए की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल इनकम वाज 500 एंड कंट्री ए में टोटल पॉपुलेशन इज 5। तो व्हाट विल बी द एवरेज इनकम? 100। तो कंट्री ए में एक इंसान का पर कैपिटा मतलब पर यूनिट, मतलब एक इंसान का कितना हो गया? ₹100। एक इंसान वहां पे कितना कमाता है? ₹100, ठीक है? नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बी, कंट्री बी का टोटल इनकम कितना था? कंट्री बी का टोटल इनकम वाज 240 एंड नंबर ऑफ हेड्स कितना था? 1 and 2। तो कंट्री बी में टोटल इनकम इज 240 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन विच इज 2। द आंसर इज 120। कंट्री ए का था ₹100, कंट्री बी का था ₹120। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि एक इंसान वहां पे 120 कमा रहा है एंड एक इंसान वहां पे 100 रुपए कमा रहा है। तो जिसका ज्यादा होगा दैट कंट्री विल बी नोन एज अ डेवलप्ड कंट्री। जिसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा या फिर एवरेज इनकम। एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा का इनकम को क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम। टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है? दोनों सेम होता है, एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम।
तो हम पर कैपिटा इनकम को एक्यूरेट मानेंगे. Whenever we will classify a country as a developed or not, we will classify it according to per capita income, not total income. क्यों? Because per capita income is more perfect. आपको समझ में आ गया? यहाँ से हमें पूरा क्लियर रिजल्ट मिल गया कि 120 ज्यादा है मतलब बी का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, मतलब बी इज अ डेवलप्ड कंट्री. लेकिन टोटल इनकम वाइज कौन सा कंट्री ज्यादा था? कंट्री ए. बट एक्चुअली कंट्री ए इज नॉट डेवलप्ड. सो वी विल ऑलवेज कंसिडर एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम. एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि द एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज डैश, एंड वहां पे आपको ऑप्शंस रहेंगे. तो आंसर विल बी per capita income. Average income is also known as per capita income. I hope ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि why. क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि per capita income होता क्या है, how to calculate per capita income. क्वेश्चन में ये आ सकता है कि आपको जस्टिफाई करना है कि इनकम इज नॉट द करेक्ट वे टू कैलकुलेट डेवलप्ड और नॉट. डेवलपमेंट का क्राइटेरिया में इनकम इज नॉट द करेक्ट वे. व्हाई और what are the limitations of total income? तो आप बोलोगे कि per capita income is the correct way, and why total income is not the accurate way? You can give that example of two countries. ठीक है? I hope it's clear. It's clear. Now the next topic is World Development Report. अभी आपके MCQs आ गए, तो MCQs में ये सारे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं. जस्ट अ थ्योरी. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता क्या है? वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड, डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट निकाला है. हु हैज ब्रॉट आउट द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज बीन ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक. यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज ब्रॉट आउट बाय डैश. द आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक. यहाँ पे वर्ल्ड है, वर्ल्ड, इससे इजी होगा आपको याद रखना. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बॉट बाय वर्ल्ड बैंक. नाउ वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकाला गया है? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. ये वर्ल्ड बैंक ने ही बताया था थ्रू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कि हम जब कोई कंट्री को क्लासिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, द बेसिस शुड बी इनकम. तो ये किसने बोला था? वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने, सॉरी वर्ल्ड बैंक ने बोला था द क्राइटेरिया विल बी इनकम. तो किसने बोला था? ये क्राइटेरिया किसने निकाला था? वर्ल्ड बैंक. तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपके सीबीएसई में कि व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक हैज क्लासिफाइड द कंट्रीज. सो द आंसर विल बी इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. इसको आपको जस्टिफाई करके थोड़ा लंबा लिखना है, एक लाइन पे आप नहीं लिख सकते ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. इसको आपको पूरा इलेबोरेट करके लिखना है. बट ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपके सीबीएसई में कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन विच क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक हैज क्लासिफाइड द कंट्रीज. द आंसर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. इनकम के बेसिस में जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी उस कंट्री को हम क्या मानेंगे? डेवलप्ड कंट्री. नाउ कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 49,300 per annum and above in 2019 are called rich countries. Now ये जो डेटा है ये 2019 का डेटा है. 2019 में वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था कि जिसका पर कैपिटा इनकम, आई होप आप सबको क्लियर हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पर कैपिटा इनकम. तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला था कि जिसकी भी पर कैपिटा इनकम इससे ज्यादा होगी, मोर देन 49,300 पर एनम मींस ईयर, एक साल में जिसकी भी इनकम 49,300 से ज्यादा होगी, दैट कंट्रीज विल बी नोन एज रिच कंट्रीज. तो रिच कंट्री का जो हमारा डेफिनेशन है दैट विल बी मोर देन 49,300 per annum. And with per capita income of $, 2,500 or less are known as poor country. तो 2,500 से जिसका 2,500 से जिसका कम होगा, 2,500 and 49,300. ओके, तो जिसका भी 49,300 से ज्यादा इनकम होगा दैट विल बी नोन एज रिच कंट्री, एंड जिसका
2500 से कम होगा, 2500 से जिसका भी कम होगा उसको हम बोलेंगे पुअर कंट्री. So more than 4,900 will be richer country, sorry, 49,300 will be rich country and less than 2,500 will be poor country. तो ये आपको डेटा याद रखना है. This is the data of 2019. अगर आपके एग्जाम में आए कि rich country and poor country on the basis of what rich and poor has been classified, तो आपको ये डेटा याद रखना है 49,300 and 2,500. ये दोनों डेटा को आपको याद करके बोलना है. इससे ज्यादा तो rich, इससे कम तो poor. Now second, poor or low income countries, rich countries and low income countries. Now third, India comes in the category of low middle income country. लो मिडिल इनकम, लो इनकम नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, लो मिडिल इनकम कंट्री, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इन 2019 वाज जस्ट $6,700. तो 2,500 से तो ज्यादा है, डेफिनेटली $2,500 से ज्यादा है 6,700, बट 49,300 से तो कम है, 49,300 से कम है, but 2,500 से ज्यादा है. That's why it is in the middle income group. It is in the middle income group. It is not low, it is not rich, but it is in the middle. Okay, I hope this is clear कि why India is in the middle. ये आ सकता है कि why India is known as the low middle income country because इसका 2,500 से ज्यादा है and 49,300 से कम है. That's why it is low middle income country. Now next point, the rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries generally called developed countries. So जो rich countries है जिसकी per capita income is more than 49,300, those countries are known as rich countries. तो यहाँ पे एक point है excluding countries of Middle East and certain other countries. और यहाँ पे एक exception है. What is that exception? कि हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे कंट्री को डेवलप या नॉन अंडर डेवलप नहीं कर सकते. क्यों? देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स एज वेल. सिर्फ इनकम को हम कभी भी जज नहीं कर सकते, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ इनकम वी कैन नॉट जज अ कंट्री और वी कैन नॉट से दैट अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट. देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स एज वेल. इसीलिए यहाँ पे बोला है एक्सक्लूडिंग कंट्रीज. Now, what are the other factors other than income? क्या क्या factors है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी आप ये जान लो कि why excluding countries, because income can not always be considered at the top. सिर्फ income के बेसिस पे हम कुछ भी क्लासीफाई नहीं कर सकते. ओके, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आप कोई जॉब सेलेक्ट करोगे, अगर आप कहीं जाओगे तो आप सिर्फ इनकम नहीं देखोगे, साथ साथ जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो देखेंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी हम सिर्फ इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, सो आई होप दिस इज अ थियोरेटिकल पार्ट, बट आपका क्लियर हो गया है व्हाट इज इट सेइंग, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता क्या है एंड ऑन व्हाट क्राइटेरिया इट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ रिच कंट्री और एज अ लो इनकम कंट्री. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट एवरेज इनकम. हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम. बोथ आर ऑलमोस्ट सेम एंड वो होता क्या हमने पहले भी पढ़ा है हमने. बट द फर्स्ट लाइन, while averages are useful for comparison, they also hide disparities. तो इसके भी एवरेज इनकम के भी कुछ डिस्पैरिटीज है, कुछ इसके भी लिमिटेशन है. एवरेज इनकम भी परफेक्ट नहीं है, उसकी भी एक लिमिटेशन. व्हाट इज द लिमिटेशन? It does not tell how this income is distributed among people. ये एक लिमिटेशन है एवरेज इनकम की या फिर पर कैपिटा इनकम का. टोटल इनकम का हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द लिमिटेशन टोटल इनकम. एवरेज इनकम का भी लिमिटेशन है. व्हाट इज दैट लिमिटेशन हम अब पढ़ेंगे. हम देखो यहाँ पे देयर इज अ टेबल एंड देयर आर टू कंट्री ए एंड कंट्री बी. Now, यहाँ पे monthly income of country A is given as well as monthly income of country B का दिया है. Citizens of country A and B. Now, suppose यहाँ पे let's take country A. ठीक है? Country A, what is the total income of first citizen? 9,500.
second is 10,500, third is 9,800, then is 10,000, then is 10,200. अब इसको अगर हम टोटल करेंगे तो इट विल बी 20. This will be the total income of country A. Okay, now अगर हम कंट्री B का टोटल इनकम निकालेंगे 500, 500, 500, 500 and 48,000. इसको भी अगर हम टोटल करेंगे तो आंसर विल बी 50,000. दोनों का टोटल इनकम इज 50,000. ओके, नाउ हम देखेंगे अब एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 5. 5 सिटीजन है तो द आंसर विल बी 10,000. एंड इसको भी अगर हम एवरेज निकालेंगे सेम आंसर विल बी 10,000. तो एवरेज दोनों का सेम आ रहा है, टोटल इनकम भी दोनों का सेम आ रहा है. वहां पे हमने जो पहला एग्जांपल पढ़ा था वहां पे हमने क्लियरली देखा था कि टोटल इनकम तो सेम है पर एवरेज इनकम डिफरेंट आ रहा है ना. तो एवरेज इनकम के बेसिस में हमने कंसिडर कर लिया कि ठीक है जिसका एवरेज इनकम ज्यादा होगा या पर कैपिटा इनकम जिसका ज्यादा होगा दैट कंट्री विल बी डेवलप्ड. बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरेज इनकम भी सेम है, टोटल इनकम भी सेम है एज वेल एज एवरेज इनकम भी सेम है. बट इससे इस एग्जाम्पल से क्या दिख रहा है कि बोथ द कंट्रीज आर सेम. बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बोथ द कंट्री सेम है क्या. देखो यहाँ पे कंट्री ए में किसी का सैलरी 9,500 है, किसी का 10,000 है, किसी का 9,800 है, किसी का 10,200 है. तो लगभग मोटा मोटी सबका सेम है, 19-20 है. किसी का बहुत ज्यादा नहीं, किसी का बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है. 200-500 रुपए कम ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लेकिन कंट्री बी में हम क्या देख रहे हैं, किसी का 500, किसी का नहीं, चारों का क्या है 500 एंड सिर्फ एक इंसान का है 48,000. तो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज. किसी का यहाँ पे 500 एंड 48,000. सी द डिफरेंस, इतना कम इतना ज्यादा. एक जने को सिर्फ 500 मिल रहा है, एक जने को 48,000 मिल रहा है. बट यहाँ पे तो डिफरेंस जितने भी सारे डिफरेंस है कम बेसी, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 500 या 700 रुपए का डिफरेंस, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है 48,000 एंड 500, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. किसी का इनकम बहुत कम है, किसी का इनकम बहुत ज्यादा है. सो इज दिस कंट्री सुटेबल फॉर लिविंग. आप क्या कंट्री बी में रहना पसंद करोगे? ओनली इफ यू आर सिटीजन नंबर 5. अगर आपको 48,000 मिले तभी आप कंट्री बी में रहना पसंद करोगे, 500 रुपए मिले तो फिर आप कभी भी कंट्री बी प्रेफर नहीं करोगे. तो इससे अच्छा कंट्री ए है, मेरे से ना कोई बहुत ज्यादा रिच ना कोई मेरे से बहुत ज्यादा पुअर. सो कंट्री ए इज ऑलवेज प्रेफर टू फॉर स्टेइंग के लिए आप कंट्री ए हमेशा प्रेफर करोगे. तो हमने क्या देखा कि फॉर कंपैरिजन मतलब एवरेज इनकम does not tell us how this income is distributed among people. हमने यहाँ पे देखा कि it is not saying how it is distributed. टोटल दोनों का सेम आ रहा है, दोनों का 50,000 आ रहा है, दोनों का 10,000 आ रहा है, बट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कंट्री के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये हमें पता नहीं चल पाता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम. इट हाइड्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है. आप यहाँ पे सिर्फ क्लियर जो पिक्चर देखते हो, बाहर का पिक्चर देखते हो, आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि दोनों का एवरेज इनकम इज 10,000, दोनों का एवरेज इनकम इज टोटल इनकम इज 50,000 एंड एवरेज इनकम इज 10,000. लेकिन जब अंदर का चेहरा कुछ और है भैया, अंदर तो ऊपर नीचे बहुत है, मतलब किसी का बहुत कम है, किसी का इनकम बहुत ज्यादा है. तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, अनइवन ही हुआ ना, 500 48,000. जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे कि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. इट डज नॉट टेल हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो क्वेश्चन अगर पेपर में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया कि व्हाई
वाई एवरेज इनकम इज नॉट सुटेबल, तो आप ये एग्जाम्पल दोगे, यू हैव टू गिव दिस एग्जाम्पल, हैव टू राइट डाउन दैट एवरेज इनकम does not tell us how the income is distributed. It does not show the uneven distribution. आपको clearly ये example देके पूरा explain करना है, ठीक है? Then only you'll get full marks. You have to write down that why does it hide disparities? How does it hide disparities? आपको ये clearly लिख के last में ये line लिखना है कि does not tell us how the income is distributed. I hope it is clear. I hope the example and the explanation is clear to all of you कि why does not show the distribution. Now यहाँ पे एक छोटी सी picture है, just can you tell me कि what is the difference country with no rich and no poor and with rich and poor. एक छोटा सा डायग्राम देख के कैसे समझ में आ रहा है कि एक कंट्री बहुत रिच एंड पुअर है, एक कंट्री में बहुत सारे लोग रिच एंड पुअर है, एंड एक कंट्री में रिच एंड पुअर कम है. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस डायग्राम? इसमें भी कुछ लोग बैठे हैं चेयर में, इसमें भी कुछ लोग बैठे हैं चेयर में, तो व्हाट इज द डिफरेंस? कैन यू टेल मी? कैन यू जस्ट ऑल थिंक एक मोमेंट के लिए, एवरीवन थिंक ऑफ कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ कम दिस इज नो रिच नो पुअर एंड दिस इज रिच एंड पुअर. दिस कंट्री, इसमें कितने चेयर है? 4. 4 chairs are there and how many people are sitting? 5 people are sitting in 4 chairs. मतलब एडजस्ट करके हम बैठ गए, ठीक है? एक कंट्री में एडजस्ट करके बैठ गए, मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको बैठने को नहीं मिला है. Every people has adjusted in that limited number of chairs. We made the chairs and we used them. मतलब हमने बनाया, हमने मिल बांट के उसको शेयर किया. तो दैट इज द कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर. अगर यहाँ पे कोई भी एक बंदे को चेयर नहीं मिलता, मतलब दैट विल बी पुअर. उसको हम एज अ पुअर ट्रीट करते हैं, तो उसको मिला ही नहीं, ही इज पुअर. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईच एंड एवरी वन इज हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. 5 अच्छे से बैठ गए हैं, इट हैज बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इस कंट्री में क्या है? नो रिच नो पुअर, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एक चेयर अकेले लिया है, या फिर एक ऐसा बंदा जिसको चेयर मिला ही नहीं है. तो नो रिच नो पुअर. बट इन द सेकेंड डायग्राम देखो, एक इंसान 4 चेयर लिया है ना? एक इंसान 4 चेयर लिया है एंड बेचारा 4 जने मिलके 2 चेयर शेयर कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या है? वाई रिच एंड पुअर? ये रिच हो गया बिकॉज ये तो रिच हो गया क्योंकि एक बंदा है 4 चेयर, एंड ये लोग क्या हो गए? पुअर. यहाँ पे तो उसको बैठने को ही नहीं मिल रहा है, ये इंसान और ये इंसान, इसको तो बैठने को भी नहीं मिल रहा है. दीज 2 पर्सन सिटिंग इन द बिटवीन इज नॉट कंफर्टेबली सिटेड. तो दिस इज अ कंट्री विथ मोर रिच एंड मोर पुअर, मतलब बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा पुअर है. एंड ये कंट्री, इसमें क्या है? रिच एंड पुअर तो है ही नहीं. पीपल आर इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, थिंग्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट यहाँ पे क्या है? We made the chairs and he took them. मतलब we made, सबने मिलके बनाया, बट एक जने ने सारा छीन लिया, एक जने ने हम सबका हिस्सा का चेयर छीन लिया. This shows that rich, poor, and this is a country with no rich and poor. इसमें कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, बट इसमें बहुत ज्यादा रिच एंड पुअर है. तो इन विच कंट्री यू विल प्रेफर टू स्टे? कौन सा कंट्री आप प्रेफर करोगे रहना? इस कंट्री में जहां पे लोग छीन लेंगे आपका सामान? नेवर. वी विल ऑलवेज प्रेफर स्टेइंग हियर बिकॉज हियर वी विल बी इक्वली ट्रीटेड, इक्वली थिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड कोई भी रिच नहीं रहेगा, कोई भी पुअर नहीं रहेगा. ईच एंड एवरी वन विल बी ऑन द सेम पेज. तो दिस कंट्री इज बेटर फॉर लिविंग. ठीक है? आई होप फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ इट्स क्लियर. तो एग्जाम में भी अगर ऐसा कोई डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कैन यू राइट इट? आई होप यू कैन राइट इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है. रिच एंड पुअर का मतलब ये नहीं कि पैसा ज्यादा, यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे चेयर. विद एग्जांपल ऑफ चेयर इट हैज बीन शोन दैट रिच एंड पुअर. ओके, आई होप इट्स क्लियर. ये टॉपिक क्लियर है. अब नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. तो हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में लास्ट में एक पॉइंट पढ़ा था कि एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द कंट्रीज
आर नॉट गुड इन इनकम, उसका इनकम में भी पर कैपिटा इनकम कम है बट अदर फैक्टर्स ज्यादा है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे अदर फैक्टर्स क्या होता है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरिया होता क्या है। नाउ देखो यहाँ पे द टेबल, देयर आर 3 स्टेट्स, हरियाणा, केरला एंड बिहार, 3 स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम फॉर 2018-19। पर कैपिटा इनकम सबको समझ में आ गया। पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एवरेज इनकम। आई होप अब तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ हरियाणा का सबसे ज्यादा यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है, इट्स 236,147, 2,36,147। केरला का व्हाट इज द केरला's पर कैपिटा इनकम, 2,04,105। तो फर्स्ट नंबर पे है हरियाणा, सेकंड नंबर इज केरला एंड थर्ड नंबर इज बिहार। सो ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम किसका ज्यादा है, हरियाणा का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम वाइज व्हिच स्टेट इज द हाईएस्ट, व्हिच स्टेट इज डेवलप्ड, हरियाणा को हम बोलेंगे डेवलप्ड स्टेट बिकॉज इट हैज हायर पर कैपिटा इनकम। एंड सबसे लीस्ट, सबसे कम पर कैपिटा इनकम किसका है, बिहार का। तो बिहार विल बी नोन एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। इस तीनों स्टेट में जब हम कंपैरिजन देखेंगे तो सबसे टॉप में क्या है, हरियाणा, हरियाणा विल बी 1 एंड बिहार विल बी 3। 1 नंबर पे इज हरियाणा एंड बिहार विल बी ऑन द नंबर 3, केरला विल बी नंबर 2nd। सो दिस हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बेसिस में हमने क्लासिफाई किया है रिच कंट्री एंड पुअर कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, सॉरी स्टेट, developed state. Haryana is on the top and Bihar is on the last. Now, Haryana has been on the first number 1 position में हरियाणा था। अब यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में हरियाणा, केरला एंड बिहार सेम। यहाँ पे we have other criterias. Other criterias मतलब infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. Now what is the meaning of infant mortality rate? Infant का मतलब होता है छोटा बच्चा, very small child. Infant means जब बेबी जब होता है उसको बोलते हैं infant. Now what is the definition of infant mortality rate? इसका मतलब क्या होता है? It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in a particular year. तो 1 साल में अगर 1000 बच्चा पैदा होता है तो उन 1000 में से कितने बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, ठीक है। तो लाइव बच्चा मतलब जिंदा पैदा हुआ, जो ऑलरेडी डाइड जो बच्चा पैदा होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते। ओनली द बेबीज हु आर बोर्न अलाइव, उसको हम कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब 1000 में से कितना बच्चा पैदा हो के दे डाई विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो बच्चा मर जाता है उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कितना बच्चा 1 साल के पहले मर गया, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जितना ज्यादा हाई होगा उतना खराब है, जितना ज्यादा बच्चे का डेथ होगा वो बैड है, जितना कम होगा वो बेटर है ना। अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर मर जा रहे हैं तो क्या वो एक हेल्दी स्टेट है, क्या वो हेल्दी कंट्री है जहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई है? नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, जितना कम बच्चे मरेंगे, जितने बच्चे हेल्दी रहेंगे, दैट विल बी गुड फॉर अ कंट्री। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया, आपको समझ में आ गया, विद इन 1 ईयर जितने बच्चे मर जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से जितना ज्यादा उतना खराब। The more infant mortality rate, that country is less developed. यहाँ पे देखो किसका सबसे ज्यादा है, बिहार। बिहार का infant mortality rate सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसका है, केरला। तो केरला विल बी नंबर 1। सबसे कम जिसका infant mortality rate है, that state is more developed. तो यहाँ पे सिर्फ 7 बच्चे मरते हैं 1 साल जिंदा होने के, 1 साल के पहले जो मरता है उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे सिर्फ 7% है, यहाँ पे मतलब 7% है, मतलब कम है। केरला में सबसे कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो केरला विल बी एट द नंबर 1 क्योंकि इस पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, तो केरला विल बी एट द फर्स्ट पोजिशन, ठीक है। सिंस इसका कम है, इट इज ऑन द फर्स्ट पोजिशन। सेकेंड इज हरियाणा। वाई?
क्योंकि हरियाणा का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो है 30, तो यहाँ पे केरला से ज्यादा है बट बिहार से कम है, दैट्स व्हाई हरियाणा इज ऑन द सेकंड पोजीशन एंड बिहार इज ऑन द थर्ड पोजीशन on the basis of infant mortality rate. First is Kerala, second is Haryana and third is Bihar. Now on the basis of literacy rate, literacy का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा, educated. Literate means educated. Now what is the meaning of literacy rate? Literacy rate is it measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. 7 साल से ज्यादा जो बच्चे लिटरेट है, ठीक है, 7 साल से ज्यादा मतलब 7 साल मतलब आई थिंक क्लास टू से ज्यादा जो बच्चे स्कूल गए हैं, जितना ज्यादा पढ़ा है, दैट इज लिटरेसी रेट. तो लिटरेसी रेट जितना हाई होगा उतना अच्छा, जितना लिटरेसी रेट हाई होगा उतना अच्छा. यहाँ पे ऑन दिस डेटा वाइज केरला इज नंबर 1 क्योंकि इसका लिटरेसी रेट इज 94. हरियाणा इज नंबर 2 क्योंकि it's 82 and बिहार is at number 3 क्योंकि इसका है 62. ठीक है, तो 1 is Kerala, 2 is Haryana and 3 is Bihar. Now next is at net attendance ratio. What is the meaning of the word net attendance ratio? Net attendance ratio का मतलब हो गया is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. 14 and 15 above मतलब हो गया 9 10th above. ठीक है, तो क्लास 9 एंड क्लास 10 से ऊपर जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, अगर सोचो कि 14-15 साल से ज्यादा जितने भी टोटल नंबर ऑफ पीपल है, जितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसी एज ग्रुप में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दैट इज अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशियो, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल. जितना भी बच्चा उस एज ग्रुप में जितना बच्चा स्कूल जाए, तो जितना ज्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो होगा उतना अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हरियाणा इज 61, केरला इज 83 एंड बिहार इज 43. तो 1 इज टॉप नंबर पे कौन है? केरला, क्योंकि केरला का है 83. सेकंड नंबर पे है हरियाणा बिकॉज हरियाणा इज नंबर 2 61 एंड बिहार इज नंबर 3 बिकॉज उसका कितना है 43. तो हमने इन तीनों के बेसिस में जब हम एक स्टेट को कंपेयर किया है, हमने कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, तो हमें ये पता चला कि नंबर 1 पे कौन है? केरला, नंबर 2 हरियाणा एंड नंबर 3 इज बिहार. तो पहले जो हमने पढ़ा था, जस्ट रिकॉल करो कि पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम वाइज सबसे टॉप में क्या था? नंबर 1 पोजीशन में कौन था? हरियाणा. ठीक है, नंबर 1 पे कौन था पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे? हरियाणा. नंबर 2 वाज केरला, नंबर 3 वाज बिहार. बट यहाँ पे सिनेरियो इज चेंज्ड. यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम नहीं देख रहे, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो. इसके बेसिस पे जब हम देख रहे हैं तो हरियाणा इज नॉट ऑन नंबर 1 बट हरियाणा इज एट नंबर 2. तो आई होप इट्स क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. अगर जरूरी नहीं कि इनकम के बेसिस पे अगर एक स्टेट ऊपर है तो लिटरेसी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के भी हिसाब से वो ऊपर होगा. इट वेरीज. जब क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, रैंक भी डिफरेंट होगा. पहले हरियाणा था और अभी यहाँ पे क्या है? केरला. तो इट वेरीज फ्रॉम क्राइटेरिया. तो इनकम को सिर्फ हम क्राइटेरिया नहीं मान सकते फॉर कंसिडरिंग अ स्टेट एज अ डेवलप्ड और नॉट. अदर भी क्राइटेरियाज है जो हमने उसमें पढ़ा था, एक्सक्लूडिंग, हमने जो यहाँ पे ये पढ़ा था एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, क्योंकि इस कंट्री में क्या है, शायद पर कैपिटा इनकम इसका कम है बट अदर क्राइटेरिया इसका हाई है. ठीक है, एंड व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया? अदर क्राइटेरिया मे बी हेल्थ, इट कैन बी infant mortality rate, it can be literacy rate. So there are different criteria on deciding the developed country or a underdeveloped country. Okay, I think it's clear. Now the next topic is public facility. Now what is the meaning of the word public? Public का मतलब क्या होता है? Public मतलब होता है जनता, है ना, जनता.
तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटी? फैसिलिटी मतलब पब्लिक को जो सुविधाएं मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी. नाउ money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. अब हमने, आई डोंट नो यू हैव रेड और नॉट, आपने पढ़ा है कि नहीं, कि मनी कैन बाय अ बेड बट इट नॉट बाय अ स्लीप. पढ़ा है, सुने हो कभी? मनी कैन बाय अ बेड बट नॉट स्लीप. तो मनी तो हर चीज बाय कर सकती है बट कुछ कुछ चीजें इट कैन नॉट बाय. मनी इन योर पॉकेट कैन बाय ऑल द गुड्स बट money cannot buy all the goods and services that you need to live well. Now, what are the example क्या है? For example, money cannot buy you a pollution free environment or protect you from infectious diseases. Now, हमने देखा है कि money cannot buy you pollution free environment, मतलब हमारे जो कंट्री है, हमारे कंट्री में there are certain states जहाँ पे pollution बहुत हाई, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है. तो आपके पास बहुत पैसा है, आप दिल्ली में रहते हो, आप बॉम्बे में रहते हो, आपके पास बहुत पैसा है, बट कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? पैसा है तो क्या हुआ, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट तो सबके लिए सेम है, गरीब के लिए भी वही एनवायरनमेंट है, रिच के लिए भी वही एनवायरनमेंट है. आपके पास बहुत पैसा है तो क्या आप अपने आप को क्या घर के अंदर ही रहोगे, घर के बाहर निकलोगे ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो आपके लिए अलग, आपके पास ज्यादा पैसा है, आपके लिए एनवायरनमेंट तो अलग नहीं होगा. तो मनी से कुछ नहीं होता है. मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम pollution free environment. Now infectious disease, now ये तो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो आफ्टर दिस पैंडेमिक, कि आप अभी इतना जो पैंडेमिक हुआ, इतने लोग मर गए ड्यू टू कोरोना वायरस. नाउ कितने कितने लोग थे, इसके पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी पीपल डाइड. तो पैसे से क्या खुद को बचा सके? नहीं. सो देयर आर सर्टेन डिजीजेस, देयर आर सर्टेन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, डिजीजेस, ये सब ऐसा चीज है जो मनी से कुछ नहीं होता. आपके पास पैसा रहे चाहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है. यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है. आप खुद मास्क लगाओ, आप खुद सैनिटाइज करो, तभी यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ. बट मनी कैन नॉट डू एनीथिंग. For many of the important things in life, the best way, also cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Now, यहाँ पे एक पॉइंट है कि मनी तो आपको, मनी कैन नॉट प्रोवाइड यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, लेकिन अगर पब्लिक फैसिलिटी अच्छा है, एक कंट्री में सोचो कि पब्लिक फैसिलिटी बहुत अच्छा है, अगर पब्लिक फैसिलिटी इतना अच्छा है तो आपको क्या करेंगे, जो फैसिलिटीज, जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देगी, क्या करेगी कि इतना पोल्यूशन है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अच्छा से, मतलब बहुत फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगी. इससे क्या होगा कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे तो पोल्यूशन थोड़ा तो कम होगा. अगर 4 लोग एक गाड़ी में जाएंगे इंस्टेड ऑफ 4 लोग अपना खुद का व्हीकल यूज करेंगे तो पोल्यूशन थोड़ा तो कम होगा. तो अगर पब्लिक फैसिलिटी इतना अच्छा है तो वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. थोड़ा सा पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं, पैसे से नहीं, किससे? पब्लिक फैसिलिटी. इतना कोरोना हो रहा है, इतना पैंडेमिक हो रहा है, लेकिन अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, पब्लिक फैसिलिटी जो हमें जो हेल्थ का फैसिलिटी देती है वो अगर अच्छा दे रही है, अगर एडवांस दे रही है, अगर बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रही है, हमें वैक्सीन दे रही है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो जो फैसिलिटी होता है, जो पब्लिक फैसिलिटी जो हमें मिलता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. नाउ यहाँ पे एक पॉइंट है, important things in life, the best and also cheapest ways to provide these goods and services collectively. Now what is the meaning of the word collective? मतलब unitedly, ठीक है. collectively means एक साथ मिलके, unitedly. for example, security education, आपको पढ़ना है, you want to go to school, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा आपको स्कूल नहीं भेजेंगे, क्या आप स्कूल जा सकते हो? नहीं. अगर आपके लोकेलिटी में स्कूल ही नहीं है तो आप कैसे स्कूल जाओगे? आप जिस जगह पे रहते हो आपको स्कूल जाना है, बट आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को स्कूल नहीं जाना है, तो क्या आप स्कूल जा पाओगे? नो. तो इट शुड बी अ कलेक्टिव मेजर, मतलब अड़ोस से पड़ोस सबको मिल के एक डिसीजन लेना है कि नहीं, हम सब बच्चे स्कूल जाएंगे. और पब्लिक फैसिलिटी क्या होगा कि गवर्नमेंट अच्छा स्कूल प्रोवाइड करेगा आपके लोकेलिटी में विद गुड टीचर्स, विद गुड एजुकेशन सिस्टम, तो आप स्कूल जाओगे. तो इट शुड बी अ कलेक्टिव प्रोसेस, सब मिलके करेंगे एंड पब्लिक फैसिलिटी तभी स्ट्रॉन्ग होगा. अगर सारे लोग बोलेंगे कि हमें स्कूल जाना है, हमें पढ़ना है, तब गवर्नमेंट क्या करेगी?
ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलेंगी, आपकी लोकेलिटी में खोलेंगी, इजी एक्सेसिबल करेगी जो, सो दैट यू कैन इजीली गो टू दैट स्कूल। तो कलेक्टिव मैनर में वो होना चाहिए, तब भी पब्लिक फैसिलिटी स्ट्रॉन्गर होगी। सेकेंड इज सिक्योरिटी गार्ड। ना आपको घर पे आपको वॉचमैन रखना है अपने कॉलोनी में, अगर आपको अकेले रखना है, बाकी कोई रेडी नहीं है, तो क्या आप सिक्योरिटी गार्ड रख सकोगे? नो, इट इज अ जॉइंट एफर्ट, कॉम्बिनेशन, सब मिल के अगर डिसाइड करेंगे कि नहीं वी विल हायर अ सिक्योरिटी गार्ड, तब भी वो एप्लीकेबल होगा। तो इट शुड बी कलेक्टिव मेजर। आपकी पूरे लोकेलिटी में सब कोई मिलकर अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर करेंगे एंड बोलेंगे कि नहीं हम सब सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहते हैं, तभी गवर्नमेंट क्या करेंगे, चलो आपको हम एक सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराएंगे। तो इट शुड बी अ कलेक्टिव प्रोसेस एंड इट शुड बी अ पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब सबकी डिमांड ज्यादा होगी। तो लोग मिलके इकट्ठे होकर बोलेंगे कि वी वांट दिस, then only then only the government will provide you and it will be beneficial. तो I hope it's clear कि पैसे से कुछ नहीं होता है, you have to take your own precautions and you have to do it in a collective manner. Okay? Now next is, if the government society has not provided adequate facility, you cannot avail the benefit. आपको स्कूल जाना है, आपको पढ़ना है, बट प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, प्रॉपर स्कूल्स कॉलेजेस नहीं है, प्रॉपर अगर आपके लोकेलिटी में कोई एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नो। कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, इफ देयर आर नो हॉस्पिटल्स देन कैन यू गेट योर ट्रीटमेंट डन? नो। सो द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड। द गवर्नमेंट जब तक प्रोवाइड नहीं करेगा आप उसको अवेल नहीं करोगे। सो द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी। ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलना है, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स खोलेंगे, तब भी यू कैन अवेल द फैसिलिटीज। नेक्स्ट, Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. हमने देखा था कि बिहार वॉज इन नंबर 3, नंबर 1 पे केरला था। क्यों? केरला का इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम था, बहुत कम बच्चे मरते थे विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर बहुत ही कम बच्चे की डेथ होती थी। वाई? क्योंकि केरला का जो हेल्थ, बेसिक हेल्थ का जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिटरेसी रेट भी हमने देखा था केरला इज टॉप। वाई? क्योंकि उसका एजुकेशन फैसिलिटी भी बहुत हाई है, बहुत एडवांस है। तो वहां पे हॉस्पिटल ज्यादा है, स्कूल ज्यादा है, इसीलिए वहां की लिटरेसी रेट भी ज्यादा है एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट भी कम है। तो पब्लिक में क्या है, पब्लिक फैसिलिटी उसका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्गर है। इट हैज गुड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, इसीलिए इट हैज अ लो infant mortality rate. Now, similarly in some states, the public distribution system functions as well. Now, what is the meaning of public distribution system? आपने पढ़ा होगा राशन कार्ड मिलता है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट आपको बहुत ही सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल केरोसिन प्रोवाइड करती है, किसी किसी जगह पे शुगर प्रोवाइड करती है, चावल प्रोवाइड करती है, एट अ वेरी नॉमिनल, एट अ वेरी सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करती है, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड वाला जो सिस्टम है वो बहुत सारे स्टेट्स में बहुत अच्छा है। इन इंडिया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दीज हैव अ वेरी गुड पीडीएस सिस्टम। वहाँ पे बहुत अच्छा पीडीएस सिस्टम बहुत ही डेवलप्ड है। दे प्रोवाइड वेरी थिंग्स एट मेनी थिंग्स एट अ सब्सिडाइज रेट। तो सब्सिडाइज रेट में अगर चीजें प्रोवाइड होगी तो क्या होगे, लोग भूखे नहीं रहेंगे। पुअर पीपल, जो लोग बीपीएल है या फिर जो गरीब है, उनको खाने को मिलेगा। दे विल नॉट डाई ड्यू टू malnutrition or they will not die due to lack of food. ठीक है, अगर गवर्नमेंट अच्छा पीडीएस सिस्टम अगर स्ट्रॉन्गर होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, पीपल विल नॉट डाई। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो बेटर कैसा होगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे बेटर होगा, अगर लोग के पास पीडीएस सिस्टम अगर अच्छा होगा, अगर लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा सप्लाई ऑफ फूड रहेंगे, अगर मेडिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, खाना भी अच्छा मिलेगा, हेल्थ वाइज भी उनको अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, तो पीपल विल बी हेल्दी, पीपल विल हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड पीपल विल नॉट डाई। तो उस कंट्री में डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। अगर पीपल विल बी मोर एजुकेटेड, हेल्थ सिस्टम विल बी गुड, तो पीपल विल नॉट डाई, है ना। तो डेवलपमेंट के लिए हमने ये देखा कि सिर्फ इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। अगर आप डेवलपमेंट का बात करोगे तो देयर शुड बी
2-3 more things, for example education, health, ये सब भी उतना ही जरूरी है. सिर्फ इनकम ज्यादा होने से नहीं होगा, आपका हेल्थ भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए. हेल्थ सिस्टम एज वेल एज एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए. आई होप थिंग्स आर क्लियर कि क्या कि पब्लिक फैसिलिटी होता क्या है, कैसे अच्छा होगा, एंड नॉट द इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, है ना. आई थिंक इट्स क्लियर. तो हमने क्या पढ़ा आज हमने ये पढ़ा कि अब जब हम कोई स्टेट को या कंट्री को कंपेयर करेंगे तो हम कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टोटल इनकम करेंगे. बट टोटल इनकम इज नॉट द करेक्ट क्राइटेरिया. क्यों? क्योंकि टोटल इनकम में भी कुछ लिमिटेशंस है. इट डजंट शो दैट पर कैपिटा इनकम कितना है वो नहीं बताता है. टोटल इनकम में हमें क्या पता चलता है, एक कंट्री का ज्यादा इनकम है, एक कंट्री का कम है, लेकिन पर कैपिटा इनकम एक कंट्री में कितना आदमी कितना कमा रहा है वो पता नहीं चलता है. दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ टोटल इनकम. इसलिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम. एवरेज इनकम भी, उसमें भी लिमिटेशंस है. व्हाई? बिकॉज इट डजंट शो द इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो शो नहीं करता है. दैट्स व्हाई पर कैपिटा इनकम भी सही नहीं है. फिर हमने ये भी पढ़ा कि एक वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड वर्ल्ड बैंक का जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके बेसिस पे हम क्या जज करते, वो हमें क्या बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हम कंट्रीज को जज करेंगे इट्स अ डेवलप्ड कंट्री और नॉट. एंड उसमें कुछ बेंचमार्क्स है, वहाँ पे कुछ नंबर्स है जिससे कि हम जज करते हैं कि अ कंट्री इज अ रिचर कंट्री और अ country is a less or low middle income country. And what is those two benchmark, those two figures कितना क्या है, 49,300 से ज्यादा है those are rich, and 2,500 से जो कम है that are low income country. And last में हमने क्या पढ़ा, पब्लिक फैसिलिटीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड कलेक्टिव होनी चाहिए. हम पैसे से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एक पैसे से हम अपने आप को सारा चीज अवेल नहीं करवा सकते until unless पब्लिक फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग हो. अगर हम कलेक्टिवली अगर किसी चीज को मांगेंगे एंड पब्लिक अगर हमें स्ट्रॉन्गली उस चीज को हमें प्रोवाइड करेगी, देन ओनली वी कैन अवेल द बेनिफिट्स. एंड नॉट ओनली इनकम, अदर देन इनकम देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, एजुकेशन एंड हेल्थ, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टू जज अ कंट्री दैट अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट. आई होप आज का टॉपिक आपको सारा समझ आ गया है एंड थिंग्स आर क्लियर टू यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी विल segregate a country or classify a country as developed or not. So that's for today. Thank you all of you.